थे आपका सिविल सर्विस को यूट्यूब चैनल में। सो एवरीवन, एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसमें 3 दिन से गैप हो गया था। सो थोड़े सा इश्यूज चल रहा था नेट का, सर्वर का। सो आज मौका मिला है। सो आज ये सेगमेंट आगे बढ़ रहा है और आज का जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत रिसोर्स मैं यूज कर रहा हूँ। सो आपके पास अगर एम लक्ष्मीकांत है तो आई होप कि आपके पास नोट भी बने होंगे, आप उस पर हाईलाइट भी किए होंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, बस आपको जब भी मौका मिले आप इसको ऑडिबल फॉर्म में सुनने का कोशिश करना, ताकि मैक्सिमम टाइम में आपको जो कंटेंट है वो रिकॉल करने में काफ़ी आसानी हो। सो टॉपिक हमारा आज का जो है वह है, जस्ट वेट, राष्ट्रपति। ओके, सो देखिए, राष्ट्रपति पढ़ते समय राज्यपाल को भी ध्यान देना है, ठीक है। सो अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम राज्यपाल का भी वीडियो लेकर आएंगे। सो राष्ट्रपति को आज हम देखेंगे और पूरा का पूरा ये कंप्लीट वीडियो होगा प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ। एम लक्ष्मीकांत रिसोर्स है। सो आपके पास एम लक्ष्मीकांत है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी अगर आपके पास इंडियन पॉलिटी की बुक है तो वहाँ से आप राष्ट्रपति को कवर करिए वीडियो के साथ साथ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78, ओके, आर्टिकल 52 टू 78 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। क्लियर? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? सो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। क्लियर? और इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। सो प्लीज़ आप यहाँ पे माइंड करना, क्योंकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और लोकसभा में 2 था, एंग्लो इंडियन, जो कि अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है, अब खत्म कर दिया गया है 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। सो ये माइंड करना। सो निर्वाचित सदस्य होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वहाँ पर भी मनोनीत सदस्य नहीं इन्वॉल्व होते हैं। और हाँ, विधानसभा के सदस्य होते हैं। क्लियर? राज्य में भी बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदन मिलती हैं, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा के सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों द्विसदनीय विधायिका के मामले के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जो विधानसभा में मनोनीत होते हैं, मनोनीत की बातें की जा रही हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जहाँ जिस राज्य में 2 सदन होते हैं, एक तो होते हैं एमएलए, एक होते हैं एमएलसी, ठीक है। सो एमएलसी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर? ये विधि क्या है? एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है? तो राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, डिवाइड बाई राज्य विधान सभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000, ठीक है। यह फार्मूला प्लीज़ आप याद रखना। क्लियर? और एक संसद सदस्य के मतों का कुल मूल्य कितना है? तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य डिवाइड बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। ओके। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों के निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, कि संख्या में 1 जोड़कर संख्या प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में 1
जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला दिया है, निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत डिवाइड बाई 1+1 +1। ओके। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। क्लियर। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। ओके। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, यानी निर्वाचन मंडल के किसी एक सदस्य का पद रिक्त होने पर यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। देखिए, ये सब जो भी मैं हाईलाइट किया हूँ ये क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। सो आपके पास अगर पेपर हैं तो आप उसको उठा कर देखेंगे तो प्रेसिडेंट से जुड़े जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं स्टेट पीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग में, तो ये हाईलाइट पूरा का पूरा उस पेपरों से ही यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया और प्रत्यक्ष चुनाव को प्रस्तावित किया था। हालांकि संविधान निर्माताओं ने प्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना। ठीक है। सो अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति का क्यों किया जाता है उसके कारक यहाँ पर हैं, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। यह एक अव्यवस्था होती है। यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता तो उसे वास्तविक शक्ति या न दी जाती। ये कारण है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। नंबर 2 क्या है, एक विस्तृत निर्वाचक गुण को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला और समय व ऊर्जा का अपव्यय होता। यह देखते हुए कि वह एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो कि निश्चित तौर पर अपनी उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा। ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व करता है। सो प्लीज़ ये सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं समझने के लिए। सो ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। मैं आपको देखिए, आपके पास जो भी इंडियन पॉलिटी का होगा ना, जो भी उसमें एडिशंस होगा इसमें सारे सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। अब जो आंग्ल भारतीय वाली मैंने बात बोला उसको मैं अभी अच्छे से डीप में करा दे रहा हूँ कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 126वां बिल था वो। ठीक है। सो उसमें जो बातें थी कि वो जो आंग्ल भारतीय की मनोनयन होता था उसको ख़त्म कर दिया गया और जो ST SC का आरक्षण था लोकसभा में उसको बढ़ा दिया गया है आने वाले 10 साल के लिए। ठीक है। सो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप हाईलाइट तो किए होंगे, अपना नोट्स तो बनाए होंगे, बस एक बार ना इसको एक बार लिसनिंग के फॉर्म में ले लो ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाए। ओके, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग 2 अथवा अधिक स्थान भरने में होता है। राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है। बेहतर होता कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता। इसी प्रकार एकल संक्रमणी मत के अर्थ का इस आधार पर आलोचना की गई थी। किसी भी मतदाता एक मत एकल न होकर बहुसंख्यक होता है। देखिए, तो ये जो एकल संक्रमणी मत का शब्द इस्तेमाल किया गया सो उसके लिए आलोचना भी आज तक पेपर में कभी ऐसा नहीं आया है कि इसके बारे में विभेद पूछा हो। हाँ, ये प्रोसेस जरूर पूछ लेता है
कि किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है। अर्हताएं, शपथ और शर्त क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर ना जो राष्ट्रपति है वो प्राकृतिक और जन्म, ये दो बात याद रखना कि भारत का राष्ट्रपति वह बन सकता है जो प्राकृतिक रूप से भारतीय हो या जन्म से भारतीय हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जन्म से ही आपको अमेरिकन होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से अगर आप हैं तो आप वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप प्राकृतिक और जन्म से दोनों रूप से अगर भारतीय हैं तो आप बन सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पे जो लोकसभा है ना, यहाँ पे जो लोकसभा है ये उनके लिए राज्यसभा यहाँ पर है कि राज्यसभा का निर्वाचित होने के लिए अर्हित हों। ठीक है, क्लियर। हालांकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते, सॉरी राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। सो उनकी अर्हता वहाँ पे राज्यसभा के डिमांड के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं इनका जो अर्हता है वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। ठीक है। वह संघ सरकार अथवा किसी सरकार में अथवा किसी भी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ का पद न हो। ठीक है। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी भी पद पर नहीं माना जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार होता है उसके लिए क्या करिकुलम हो, तो कम से कम 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों। ठीक है। और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमा राशि के रूप में जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो यह राशि जब्त कर ली जाती है। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों के अनुमोदक की संख्या 10-10 थी। ठीक है। और राशि 25,000 थी। 1997 में ये बढ़ा दिया गया। तो ये बात याद रखिए, जो 1997 का डेट है उससे पहले प्रस्तावक जो थे वो 10 थे, अनुमोदक जो थे वो 10 थे, लेकिन अब क्या है 50 है और प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50-50 है। पहले की राशि 2500 था, अब की राशि 15,000 है। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है? संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला क्या है? वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उस पद ग्रहण करने से पूर्व सदन का त्यागपत्र देना होगा। ठीक है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए, चलिए ये तो उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में है कि उनको क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। ठीक है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट था कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। और अगर किसी सदन का मेंबर हैं तो उन्हें उसके पहले त्यागपत्र दे देना होता है। ठीक है। 5वां नंबर है, उसकी उपलब्धियां और भत्ते इसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जा सकती। उनको जो भी भत्ते दिए जाते हैं उन जब तक पद पर बने रहते उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो कितना मिलता था क्या है यह भी पेपर में नहीं आता है, तो इसको हम छोड़ चुके हैं। अगर आपको पढ़ना होगा तो प्लीज़ आप इसको देख लेना। ठीक है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्रवाई में उन्मुक्ति होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी वह गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, न ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने की नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए, ठीक है, अभियोग चलाया जा सकता है। पदावधि, महाभियोग, अपदृक्ता, इसका प्रोसेस क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि के 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो त्यागपत्र है वो किसको देता है? तो याद रखना ये उपराष्ट्रपति को देता है। क्लियर? उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसे पद से हटाया जा सकता है। तब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है।
वह इस पद पर पुनः निर्वाचित भी हो सकता है, वह कितनी बार भी होता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सिर्फ 2 बार, एक व्यक्ति 2 बार, कहाँ पे, यूएसए में। लेकिन भारत में कितनी भी बार। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उससे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य, यानी कि जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं, के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व नोटिस देना होता है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेजा। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जिस सदन में आरोप, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। ठीक है। उसमें क्या है पॉइंट कि आरोप जिस सदन में चलाया जा रहा हो, 1/4 सदस्य, यानी कि जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं, के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी 1/4 मेंबर का हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए और महाभियोग प्रस्ताव 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे में भेजा जाता है और इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को पास करता है और महाभियोग जो प्रस्ताव है वो 2/3 यानी 2/3 से पास कर देता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उस पद से हटाना होगा। ठीक है। तो याद रखना कि जिस भी सदन में महाभियोग चलाया जाएगा, 1/4 सदस्य का मेंबर का साइन होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए और 2/3 के बहुमत से वह महाभियोग पास होना चाहिए। अगले में जाने से पहले उसका जांच होता है, फिर अगले में मैटर जाता है और अगले में भी 2/3 से अगर पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि जो महाभियोग है ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं लेंगे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। यानी बस इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा और राज्यसभा है उन्हीं के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं महाभियोग में, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है। और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है भारत में। ठीक है। क्लियर। राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां क्या हैं। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। वह पंचवर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, ठीक है, उसके त्यागपत्र देने पर, महाभियोग के प्रक्रिया से उसको हटाया जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो और निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया। यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष के उपरांत भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर रिक्त होने से शासनांतरण से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। यदि उसका पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि
से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। और नया जो निर्वाचित राष्ट्रपति है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब हालिया कोई प्रेजेंट राष्ट्रपति को हटाया जाता है या हटता है, जो नया राष्ट्रपति आता है चुनाव करके, तो क्या बचा हुआ कार्यकाल पूरा करता है पूरा राष्ट्रपति का? तो बिल्कुल नहीं। जो भी नया राष्ट्रपति चुना जाता है वो आने वाला 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगा, न कि बचा हुआ 5 साल का। ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य इन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या अन्य किन्हीं कारणों से पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पद को पुनः ग्रहण कर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, अन्यथा उसका भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तथा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त करता है। ओके। राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य क्या है? राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां व किए जाए जो कार्य हैं, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। ठीक है। कार्यकारी शक्तियां। ठीक है। सो ये मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा इसको डीप में जाना है तो एक एक चीज़ को पढ़ना। कार्यकारी में लगभग मैं बता दे रहा हूँ, जैसे है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पे किए जाते हैं। ये आपको आई होप कि पता होगा। यह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश, अन्य अनुदेश वैध हों। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके, मंत्रियों को उक्त कार्य में सहजता विदित हो। ठीक है। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसकी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सो ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है कि जो पीएम है और कैबिनेट हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसमें वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट है वह भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों और राज्य के राज्यपाल की एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट है वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय या प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। नेक्स्ट है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभाल सकता है। नेक्स्ट है वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उससे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। यहाँ पे विधायी शक्तियाँ हैं, आप प्लीज़ गाइस इसको देख लेना। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। ओके। विधायी शक्तियों में इसको क्या क्या शक्ति है, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है ना पेपर को, उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। तो देखिए विधायी में मुझे इंपॉर्टेंट क्या लगा था कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों इस पद रिक्त हो तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन का अध्यक्षता सौंप सकता है तथा इसी प्रकार वह राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। नेक्स्ट है वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हैं। 2019 में
104वां संविधान संशोधन आया था, ठीक है, जो कि 126 बिल के नाम से आया था। उस समय से जो 2 आंग्ल भारतीय हैं उनको उनकी मनोनयन को अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। सो प्लीज़ आप इसको माइंड करना कि अब ये 2 की जो प्रथा थी मनोनयन का, अब इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर? कभी मौका मिला तो आंग्ल भारतीय बताएंगे कि क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो पिता है, जो पिता वर्ग हैं वह यूरोपीय हो, ठीक है, और जो माता वर्ग हैं वह भारतीय हो, और इन दोनों लोगों के संबंध से, शादी से जो बच्चे जन्म लेते हैं उन बच्चों को हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पिता यूरोपीय हों और माता भारतीय हों, इन दोनों के शादी से जो बच्चों का जन्म होता है उन बच्चों को हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, ठीक है। क्लियर? सो ये क्या था कि जैसे एक ऐसा समुदाय हो, अब जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आंग्ल भारतीय हैं, अगर आंग्ल भारतीय का समुदाय का व्यक्ति चुन कर आ गया हो लोकसभा में, तब तो कोई मतलब ही नहीं है मनोनयन करने का, ठीक है। अगर नहीं हो, चुनकर नहीं आए हों, तो होता है कि भाई उस समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन करेगा लोकसभा में? संसद के पटल पे कौन उनकी बातें करेगा? तो ये व्यवस्था की गई थी, और 14 राज्यों को भी था कि एक एक आंग्ल भारतीयों को मनोनयन किया जाता था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और इसी के 104वें संशोधन के तहत जो SC ST का आरक्षण है लोकसभा में, उसको बढ़ा दिया गया है आने वाले 10 सालों के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। नेक्स्ट है, संसद के कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन तथा नए, लेकिन इसका जो खर्च वाला मामला है ना, अब इसमें कुछ नए पहल कर दिए गए हैं, तो इतना वो कंपलसरी अब नहीं रहा, ठीक है। क्लियर? हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधित या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होती है, लेकिन ऐसा राज्यों के लिए नहीं है। अगर विधानसभा को लौटा दिया जा रहा है बिल, अब दोबारा वो देते हैं, तो उसको सहमति देना नेसेसरी नहीं होता है। तो देखिए, ऐसे ही कंपेरिजन जब करके पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहीं से उठता है कि अगर राज्यसभा लोकसभा के द्वारा जो बिल भेजे जाते हैं, अगर वो राष्ट्रपति वापस कर दें और दोबारा वहाँ से उसको बिना कुछ उसमें संशोधन किए बस उसको वापस कर दिया जाए, तो क्या उस पर ये अपनी कुछ पावर? तो बिल्कुल नहीं भैया, उसको सहमति देनी ही देनी होती है। लेकिन राज्यों के लिए ऐसा नहीं है, सहमति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, तब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर भी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, अथवा राज्यपाल को निर्देश देता है कि वो विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। क्लियर? वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। क्लियर? वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है। क्यों? क्योंकि भाई उनसे पहले उस पर परामर्श कर ली गई होती हैं, ठीक है। इसलिए उनको संपत्ति कंपल्सरी को दे ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। वह अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, वह भारत के आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन
करता है। और आपको पता है कि जो वित्तीय आपात लगता है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 याद रखना, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ठीक है। राष्ट्रीय आपात जो होता है आर्टिकल 352, ठीक, और राष्ट्रपति शासन 356 और 365। क्लियर। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियों का कार्य निम्नलिखित हैं। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। लेकिन एक कोलिजियम व्यवस्था है, उसके अनुसार करता है, ठीक है। वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। यह भी क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। वह किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी भी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ, परिवर्तित कर सकता है या दंड की क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित या राहत या माफी प्रदान कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उन सभी मामलों जिसपे सजा सैन्य न्यायालय से दी गई हो, उन सभी मामलों जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, और उन सभी मामलों में जिन्हें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो, ठीक है। कूटनीतिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिक जैसे कि राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियाँ क्या है? वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोत्तम सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध और इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद के अनुमति के अनुसार होता है। आपातकालीन शक्तियाँ क्या है? उक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की हैं। राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल, राष्ट्रपति शासन 356 और 365। देखिए जो 356 है, ठीक है, जब संवैधानिक ढांचा असफल हो रहा होता है राज्य में, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से कह के, राज्यपाल शासन, उसी को राष्ट्रपति शासन राज्यपाल शासन भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है केंद्र की बातें राज्य नहीं मानते हैं तो 365 के तहत वहाँ पे राज्यपाल शासन लगाया जाता है। और एक होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात 360 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, जो कि अनुच्छेद 111 के तहत बातें कही गई हैं, ठीक है। नंबर 1, वह विधेयक अपने पास स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है, आपको पहले ही बताया कि जो धन विधेयक है पेश करने से पहले राष्ट्रपति का उस पर परामर्श ले लिया जाता है, इसलिए वो पास होना ही होना होता है, ठीक है, को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। क्लियर। अब वर्तमान राज्यों में कार्यकारी प्रमुखों को वीटो शक्तियाँ 4 प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, देख लीजिए। अत्यांतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक अपनी राय सुरक्षित रखना। नंबर 2, विशेषित वीटो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सकती है। नंबर 3, निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सकती है। नंबर 4, पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को सुरक्षित, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। देखिए सबसे पावरफुल यही वीटो होता है, पॉकेट वीटो, ठीक है। उपरोक्त 4 में से भारत के राष्ट्रपति में 3 शक्तियां यानी अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, ठीक है, और पॉकेट वीटो, ये 3 भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, विशेषित वीटो नहीं है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको विशेषित वीटो भी दिया गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो का महत्व ही नहीं तथा यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत राष्ट्रपति के तीनों वीटो की व्याख्या निम्न है। अत्यांतिक वीटो, ठीक है, अत्यांतिक वीटो इसका संबंध राष्ट्रपति के उस शक्ति से है जिससे वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः इस
वीटो को निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में और सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। ठीक है, आप इसको और भी डीप दे सकते हैं, मैं बस एग्जाम की व्यू से ही बात कर रहा हूँ। तो अत्यंतिक वीटो क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित करे तो राष्ट्रपति पास भेजती, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी होता है तथा इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, उच्च बहुमत द्वारा नहीं, जैसा कि अमेरिका में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। सबसे पावरफुल भारत के राष्ट्रपति का यही वीटो कहा जाता है। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है और न अस्वीकृति करता है और न ही लौटाता है, परंतु वह अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति के विधेयक पर किसी भी प्रकार से निर्णय न देने यानी सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति के प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान के लिए समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका में यह व्यवस्था कि राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर विधेयक को पुनर्विचार के लौटाना होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो वहाँ पर आप पॉकेट वीटो की बात करोगे कि भारत के पॉकेट वीटो का जो शक्ति है वह राष्ट्रपति का जो शक्ति है वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में उनको 10 दिन के अंदर रिटर्न करने होते हैं। ठीक है, अन्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। क्लियर? सो प्लीज़ आप इसको देखना। क्लियर? मैं जो हाईलाइट है सिर्फ उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे एक चार्ट है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति एक नज़र में सूची देख लेते हैं। केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका, इसको देख लेते हैं। स्वीकृति दे सकता है, सामान्य विधेयकों के संबंध में बातें की जा रही हैं दोनों साइड में, तो यहाँ पे स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकता है, वापस कर सकता है। राज्य विधायिका के संबंध में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, वापस कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में स्वीकृति दे सकता है और स्वीकार कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या है, स्वीकृति दे सकता है और स्वीकार कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में केवल स्वीकृति दे सकता है, न वापस कर सकता है, न अस्वीकार कर सकता है। ये बात याद रखना कि संविधान संशोधन की जब विधेयक की बात रहेगी तो वहाँ पे इनको स्वीकृति देनी होती है, न वापस कर सकते हैं, न स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य में क्या है, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया, इनका कोई पावर ही नहीं यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद में सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अध्यादेश का प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत तरह ही होती हैं, परंतु यह प्रकृति में अल्पकालीन होती हैं। ओके, सो ये आर्टिकल प्लीज़ याद रखना कि जो अध्यादेश की शक्ति है आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ये पावर देता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय ने इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के विचार पूर्वक संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों के कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया है और संसद को नज़रअंदाज किया है, जिससे संसद के प्राधिकार की परिवंचना हुई है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी तथा न्यायिक समीक्षा के परे होगी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में उपबंध में लोप कर दिया गया और राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। 44 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको प्लीज़ याद रखना कि इसको चैलेंज दिया जा सकता है, न्यायिक चैलेंज दिया जा सकता है। ठीक है, तो जो इनका अध्यादेश है
वह न्यायालय के क्षेत्र से बाहर नहीं है। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी तथा अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों जैसे अमेरिका व ब्रिटेन में प्रयोग नहीं की जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने योग्य बनाती है जो आकस्मिक और अचानक उत्पन्न होती है। जब संसद में सत्र कार्यरत नहीं होते हैं, वहाँ पर एक स्पष्ट कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपात से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, वाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। सो ये पे याद रखना कि 352 और 123 और 352 दोनों अलग अलग हैं, दोनों के पावर अलग अलग है। दोनों में अध्यादेश होता है लेकिन दोनों के पावर अलग अलग है, दोनों के कारक भी अलग अलग हैं। ओके, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। संविधान में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। नंबर 1, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड। नंबर 2, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड। और नंबर 3, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता है। राष्ट्रपति की इस शक्ति को दो रूप हैं। नंबर 1, विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती के सुधार के लिए। नंबर 2, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक बड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति। निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। नंबर 1, क्षमा। इस दंड और बंदीकरण दोनों को घटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंडादेश निर्हरताएं से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण क्या है? इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदल कर कम करना। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को लघुकरण में कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। नंबर 3, परिहार। इसका अर्थ है कि दंड के प्रकृति में परिवर्तन कर किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। नंबर 4, विराम। इसका अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता, महिलाओं के गर्भावस्था की अवधि के कारण। ठीक है। नंबर 5 है प्रविलंबन। इसका अर्थ है किसी दंड यानी विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तित करने की याचना के लिए समय देना। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति रखता है, अतः राज्यपाल भी किसी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है। वह राज्य की विधि के विरुद्ध अपराध को दोषी व्यक्ति को सजा को निलंबित कर सकता है, दंड के स्वरूप को बदल सकता है, दंड की अवधि को कम कर सकता है। परंतु निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्यपाल क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति से भिन्न है। नंबर 1, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ आप नोट कर लेना। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और न कि राज्यपाल में। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति। संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है, फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पैसेज क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान में अंतर्गत राजा की स्थिति है। ठीक है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। वह शासन के औपचारिक रूप से सम्मिलित होता है अथवा एक मुहर के रूप में है जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है। उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उसके सलाह के बिना कुछ नहीं हो सकता।
कर सकता। ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। भारत का राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जब तक कि उसके मंत्रिमंडल का संसद बहुमत हो। ठीक है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए अनुच्छेद 53, 74 और 75 प्रावधानों को संदर्भ में लिखा गया है। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। 53 संघ का कार्यपालक शक्ति। 54 राष्ट्रपति का चुनाव जो एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है, गुप्त मतदान अप्रत्यक्ष रूप से, उसका सारे प्रोसेस हैं। ठीक है। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति, कतिपय मामलों में दंड के स्थगन, माफी अथवा कम कर देना। ठीक है। 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग देना। ठीक है। 76 भारत का महान्यायवादी के बारे में उपबंध है। 78 राष्ट्रपति को चुनाव सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। आर्टिकल 112 संसदीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय में सलाह देने की शक्ति। क्लियर। और यहाँ पर गाइस एक छूटा हुआ है आर्टिकल 61। ये जो महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति, वो 61 के तहत, यानी इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट पे, वो आर्टिकल 71 के तहत चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेगमेंट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह का अधिकारी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू में कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यतः अथवा रूप में मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, हालांकि पुनर्विचार के बाद सलाह मानना बाध्यकारी है। देखिए, दोनों में डिफरेंस प्लीज समझना। जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 इंदिरा गांधी सरकार के समय, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है उसका सलाह बाध्यकारी है। ठीक है। लेकिन 44 में एक बात और ऐड कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई बात हमसे कही जा रही है, तो ये कह सकता है, ठीक है, कि अपने बातों को, अपने सलाह को पुनर्विचार करके हमें बताइए। ठीक है। सो 42 और 44, ये जो 42 है यह कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय थी, और जो 44 है उस समय 44 जो 1978 में, वो जनता पार्टी गवर्नमेंट में थी। तो डिफरेंस इतना है कि इन्होंने कह दी बाध्यकारी है मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पे, और इसमें कहा गया कि वो एक बार विचार करने के लिए भी कह सकते हैं। अगर विचार करने के लिए कह सकते हैं, अगर दोबारा वो बात को कहते हैं तो उसके लिए बाध्यकारी हो जाते हैं वो। ठीक है। क्लियर। यदि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रताएं हैं, राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है। वह क्या क्या है? लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर, अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसमें इनके सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन के विश्वास मत सिद्ध न कर सके। नंबर 3, वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो। सो एवरीवन, ये रहा प्रेसिडेंट। फुल वीडियो अहम लक्ष्मीकांत से मैंने कंप्लीट कराया है। आई होप आप पढ़े होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप बताओ कमेंट में, उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। अदरवाइज ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम को लेकर के शुरू किया गया है। सो अगर थोड़ा सा भी इनिशिएटिव ये सही है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना। लाइक करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको रिलेवेंट नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर रिलेवेंट है तो प्लीज़ आप इसको ऑडिबल फॉर्म में भी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।